आदाब नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। आज ये ख़ास मुलाकात जो हम सुबह की कर रहे हैं, आज हमारे साथ हैं मशरिक़ी दिल्ली यानी कि ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी की नुमाइंदा हैं आतिशी जी। आतिशी जी, आपका बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत आपको नेक ख्वाहिशात हमारी तरफ से। ये जो आप चुनाव में यहाँ पर मुकाबला आराई कर रही हैं, अब तक आपको देखा गया पॉलिसी मेकिंग्स में बहुत आगे रही, सब कुछ रहा, और आज जो है आपको एक तरह से जो है वो लोगों के दरमियान जाना पड़ रहा है। तो पॉलिसी मेकिंग और अमली तौर पर वोट मांगना कितना मुख्तलिफ लगता है? एक तो नींद कम मिलती है नींद पूरी नहीं होती है। पर उसके अलावा जो आप पॉलिसी मेकिंग भी देखिए, जो आम आदमी पार्टी ने पिछले 4 साल से करी है, वो बंद कमरों में बैठ के नहीं करी है। अगर हम बंद कमरों में एसी में बैठ के पॉलिसी मेकिंग करते तो शायद ग्राउंड पे बदलाव नहीं ला पाते। इवन जो हमने स्कूलों में काम किया, अस्पतालों में काम किया, वो ज़मीन पर जा कर किया। कभी टीचरों से बात करी, कभी प्रिंसिपल से बात करी, कभी पेरेंट्स से बात करी, बच्चों के घरों तक गए ये समझने के लिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए ये शिफ्ट इतना बड़ा नहीं है जितना शायद लग सकता है। तालीम के मैदान में आपने बहुत काम किया, काम इस लिहाज से कि आप एक अच्छी स्टूडेंट रहीं। आपने ग्रेजुएशन में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आने के बाद आपने कुछ मुद्दत पढ़ाया भी, मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में या कहीं पे आपने पढ़ाया है, जहाँ तक जी कृषि वाली स्कूल है जी। तो वो पढ़ाया। उसके बाद आप जो है निकलती हैं तो आप जो है एजुटेशंस वगैरह में भी दिखाई देती हैं। कुछ मध्य प्रदेश वगैरह में आपने कुछ मेरे ख्याल से पानी को लेके जो वहाँ पे एहतजाज वगैरह हुआ, उनका भी हिस्सा रही हैं। फिर एकदम से आम आदमी पार्टी के तहरीक के साथ जुड़ जाती हैं। तो आपको आखिर इसमें क्या ऐसा नज़र आया कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, एक बहुत अच्छी टीचर भी हो सकती थी? अगर आप देखिए, हम लोग जब सब रोज सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं या रात को 9 बजे का टीवी डिबेट देखते हैं, अक्सर हम इस पार्क में हैं, जब पार्क में मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, तो जब देश के मुद्दों पे बात करते हैं तो करीब 5 से 10 मिनट में इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये अक्सर डिनर टेबल पे, मॉर्निंग वॉक पे कंक्लूजन आता है। क्यों हमें लगता है इस देश का कुछ नहीं हो सकता? अब देखिए, हमारी जिंदगी के, हमारे देश के जो सबसे ज़रूरी फैसले हैं वो क्या हैं? कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके, कि अगर हमारे घर में कोई बीमार हो तो हम जितने अफोर्डेबल कॉस्ट पे उसे चिकित्सा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा दिला सकें। हम ये चाहते हैं कि हम जहाँ पे रहते हैं हम सेफ और सिक्योर महसूस करें, हमारे यहाँ कारोबार, रोजगार सब ठीक से चले। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं जिंदगी में। हाँ। इन सब चीज़ों पे फैसले कौन लेता है? इन सब चीज़ों पे फैसले हमारे नेता लेते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस लेते हैं। ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि सारे नेता खराब होते हैं, लेकिन आप 95% को देखने जाइए तो हमारे देश में नेता कौन बनता है? हमारे समाज के सबसे बदतर लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। तो हमने अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस अपने समाज के सबसे बदतर लोगों के हाथ में छोड़ दिए हैं। और यही कारण है कि हमें लगता है कि देश का कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो एक टीचर जो है ऐसे बदतर लोगों को बनने से रोक तो सकता था अगर आप होती तो। देखिए, मैं जब एजुकेशन में भी काम कर रही थी, जब अलग अलग पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक्स वगैरह में भी काम किया, तो कारण यही था कि देश में एक बदलाव होना चाहिए, ये हम सबको दिखता था। लेकिन काफी साल काम करने के बाद ये समझ में आया कि अगर राजनीति में नहीं आएंगे, जो सारे फैसले हैं वो तो नेता लेते हैं। हम भी आखिरकार एनजीओस में काम करके, थिंक टैंक्स में काम करके जाते तो उनके ही पास है। सही बात है। अच्छा, लेकिन अभी देखिए पिछले दिनों ऐसा महसूस हुआ, आम आदमी पार्टी के अंदर बेचैनी है और एक तड़प है उस कांग्रेस के साथ मिलने की जिसके खिलाफ उसने तहरीक चलाई थी। तो दिल्ली में ऐसा क्या आपको लगा कि मतलब वो शीला दीक्षित जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल साहब के पास इतने ज़्यादा सबूत थे, कहते ट्रक भर लूँगा, उनके साथ फिर आप लोगों को मेल जोल करने की ज़रूरत पेश आ रही थी? और खैर अब तो आप लोग कहते हैं खुदा का शुक्र है नहीं हुआ, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई? देखिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आज भी खड़े हैं, लेकिन आज देश के सामने कांग्रेस से भी बड़ा खतरा है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से भी बड़ा खतरा है। वो है मोदी और अमित शाह की जोड़ी। चाहे जिस तरह उन्होंने देश की इकोनॉमी को ठप कर दिया, चाहे जिस तरह उनकी तानाशाही है, चाहे जिस तरह देश में धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में, क्षेत्रों के बीच में एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया है, आज देश को सबसे बड़ा खतरा मोदी और अमित शाह की जोड़ी से है।
और आम आदमी पार्टी का ये मानना था और मानना आज भी है कि अगर इस देश को बचाना है, अगर इस लोकतंत्र को बचाना है, तो जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें साथ आना चाहिए। और यही कारण था कि हम तो 8 महीने से कांग्रेस के साथ एक गठबंधन की, एक अलायंस की बात करते रहे कि दिल्ली में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, ये चारों ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस का भी प्रेजेंस है, हमारा भी प्रेजेंस है। अगर इन चारों राज्यों में गठबंधन हो जाता, देखिए कांग्रेस के अंदर के लोग भी सब मानते हैं कि इन 33 सीटों से बीजेपी बिल्कुल साफ हो सकती थी। लेकिन आज अगर आप कांग्रेस की नीतियां देखिए तो ये नजर आता है कि कांग्रेस आज बीजेपी को नहीं हराना चाह रही, कांग्रेस आज विपक्ष को कमजोर करना चाह रही है। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कमजोर कर रही है, वो उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के गठबंधन को कमजोर कर रही है, केरला में जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं वो सीपीएम को कमजोर कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी और अगर कांग्रेस पार्टी मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहती थी तो राहुल गांधी वायनाड क्यों गए? वायनाड एक ऐसी सीट है जो देश के इतिहास में कभी बीजेपी के पास नहीं रही। अगर मोदी से लड़ना था तो किसी ऐसे राज्य से दूसरी सीट लड़ते ना जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अभी 2-3 साल के बाद किसी और चुनाव की उम्मीद कर रही है, इस वजह से वो अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है ताकि जो उनके खासतौर से रीजनल पार्टीज हैं वो कमजोर हो जाएं? देखिए, अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 के चुनाव में वापस आ गई तो फिर हो सकता है ये 2019 का चुनाव हमारे देश का आखिरी चुनाव है। तो कांग्रेस अगर इस भ्रम में है कि अगले चुनाव में वो बेहतर परफॉर्मेंस कर लेगी तो इससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि 2019 का जो ये चुनाव है ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अच्छा, एक चीज़ ये महसूस की गई है कि जो आम आदमी पार्टी है उसने दिल्ली में जिस तरह की बातें कही थी, अब चलेगी झाड़ू और ये सब कुछ होने के बाद आज उनको पूर्ण राज्य को लेकर ही क्यों वो आगे आए? उनके पास और कोई इस तरह की डिमांड पुरानी अपनी इस तरह की क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप पिछले 4 साल से दिल्ली का इतिहास देखिए तो ये दिखता है कि जो दिल्ली सरकार और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पावर में था, चाहे बिजली हो, पानी हो, तालीम हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ये सब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बदल दिया। लेकिन आज भी दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी पावर नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं त्रिलोकपुरी में थी, वहाँ पे एक 18 साल की बच्ची आई हमारे पास। उसने शायद स्कूल में कभी मुझे देखा होगा। उसने मुझे आके कहा कि मैम, आपने दिल्ली के सरकारी स्कूल तो बदल दिए और मेरे 12वीं में अच्छे नंबर भी आ गए, लेकिन मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया और मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरे माता पिता कुछ महीने में मेरी शादी कर देंगे। अब मैं उस बच्ची को क्या जवाब दूँ कि दिल्ली सरकार कॉलेज के पास कॉलेज खोलने की पावर नहीं है, इसलिए हम आपको कॉलेज नहीं दे सकते हैं। तो जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक बहुत सारी समस्याएं जो दिल्ली की हैं, दिल्ली के लोगों की हैं, वो हल नहीं हो पाएंगे। नहीं तो 7 सीटों अगर आप जीत भी जाती हैं तो जो कि बहुत मतलब मुमकिनात में से तो नहीं लगता, तो उससे आप कहाँ पूर्ण राज्य हासिल कर लेंगे? देखिए, इस बार मोदी जी तो वापस आने वाले नहीं हैं। हाँ। आज पूरे देश में देश के अलग अलग हिस्सों में लोग, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ लड़े हैं और वो उनके खिलाफ वोट देने वाले हैं। ठीक है। तो मोदी जी तो वापस आ नहीं रहे हैं, बननी तो केंद्र में गठबंधन की सरकार है। अब जब गठबंधन की सरकार बनती है तो लोग क्या मांगते हैं? वो कहते हैं जी ये वाला मंत्रालय हमें दे दो, वो मंत्रालय हमें दे दो। आम आदमी पार्टी की 7 सीट अगर जो आएंगी, हमारी एक ही डिमांड है, हम ऐसी गैर बीजेपी सरकार का सपोर्ट करेंगे जो दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का वादा करेंगे। लेकिन दिल्ली का एक बड़ा स्पेशल स्टेटस है। देखिए, जिस तरह दिल्ली में एनडीएमसी है, दिल्ली में मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, तो वहाँ पर अगर स्टेट के पास सारा पावर्स आ जाती है तो फिर उसमें क्या मुश्किल नहीं होती? देखिए, हमने जो मॉडल दिया है वो सिंपल है। वो ये कहता है कि जो एनडीएमसी वाला इलाका है, जो नई दिल्ली वाला इलाका है, उस इलाके को केंद्र सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहीं पे सारी एम्बेसीज हैं, वहीं पे पार्लियामेंट है, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन वहाँ पे उस एरिया में कुल मिला के सिर्फ 15-20 लाख की पॉपुलेशन रहती है
उसके अलावा अगर आप देखिए तो जो बाकी दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता है, उस 2.25 करोड़ जनता के पास एक प्रॉपर गवर्नेंस है ही नहीं। तो दिल्ली की जो बाकी 2.25 करोड़ जनता है वो तो डिजर्व करती है ना प्रॉपर गवर्नेंस। मेरे ख्याल से देखिए, ये आपको देख के ये सब लोग आ गए हैं यहाँ पर नारे लगाने के लिए कैसे? जी जी जी। तो इनको अचानक ये महसूस हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ। इनके जो कैंडिडेट साहब हैं, सुनिए विरोधी, नमस्कार, कैसे हैं? इस पार्टी चलिए, चांदनी जी कैसे हैं? आप जो है मोदी जी को मजबूत बनाए। चलिए, हो गया सर, हो गया, हो गया। चलो चलो, देखिए भाई साहब, बहुत थैंक यू। हमारा निवेदन आप तो आप लोग इसी तरह सुबह निकलते हैं? इसी टाइम सरकार घर घर डोर टू डोर और उसके जानबूझ के रहे हमें चलिए, ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा आतिशी जी, ये अचानक जिस तरह ये लोग आ गए, मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं देखा होगा आपको, उसके बाद ये आए। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कैंपेनिंग के दौरान जहां दोनों पार्टियों का आमना सामना होता है। आमना सामना होता है, दोनों कैंडिडेट्स का भी आमना सामना हो जाता है जी। तो उस सिचुएशन में हमने ये देखा है कि जो सपोर्टर्स होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा उछल रहे होते हैं और जो उम्मीदवार हैं, नेता हैं, वो बहुत कंपोज रह के अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और आपस में उनके जो है सलाम दुआ भी हो जाती है, एक दूसरे को नेक ख्वाहिशात भी पेश कर देते हैं। जी। तो ये लोकतंत्र के लिए एक खूबसूरत चीज है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चुनाव क्या होता है? चुनाव एक अलग अलग विचारधारा का की बैटल ग्राउंड होता है कि वहाँ पे ग्राउंड पे लोगों को चुनना है कि उन्हें किस तरह की एक आइडियोलॉजी चाहिए, वो कैसा देश देखना चाहते हैं, वो कैसा समाज देखना चाहते हैं। यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। बीजेपी की एक विचारधारा है। बीजेपी ने अपनी विचारधारा में अलग अलग धर्मों को लड़ाया है, अलग अलग जातियों को लड़ाया है, देश के हिस्से के अलग अलग लोगों को लड़ाया है। जो आज देश में माहौल है वो हमारे देश ने इस नफरत के माहौल को कभी नहीं देखा। जिस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में टेंशन हुई है, जिस तरह से हरियाणा जैसे राज्य में जाटों और गैर जाटों के बीच में दंगे हुए, मैंने तो कभी नहीं सुना था। अपने याददाश्त में मुझे याद नहीं है कि जाटों और गैर जाटों के दंगों का कभी हमने नाम सुना हो, लेकिन हुआ। पूर्वांचलियों को गुजरात से मार मार कर भगाया गया, ये भी हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो ये भी एक आइडियोलॉजी है। तो देश के अगर कुछ लोग देश के को बांटना चाहते हैं तो वो भी लोकतंत्र में ही डिसाइड होगा कि इस तरह की राजनीति चलेगी कि नहीं चलेगी। जी, इसने एक बड़ी अच्छी बात कही। इसने कहा कि आतिशी जी, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप बहुत काबिल हैं, बहुत लायक हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। तो मतलब वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज मौजूद हैं जो आपको एक नेता में होनी चाहिए या जो एक रहनुमा के अंदर उनको नजर आ रही है। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ चले जाइए। तो इस तरह के मुतालबे आपको आते रहे इससे पहले भी बड़ी पार्टी लीडरों से? नहीं, ये तो कहना पड़ेगा कि ऐसे हमारे पास ऑफर नहीं आए हैं। हाँ। क्योंकि शायद कांग्रेस और बीजेपी वाले भी हमारी राजनीति को जानते हैं और क्योंकि वो राजनीति को जानते हैं, बीजेपी वाले खासकर, वो ये जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति के विरोध में मैं बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि जो तानाशाही की राजनीति है, जो ये नफरत की राजनीति है, जो ये देश को बांटने की राजनीति है, उसके साथ मैं तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं जा सकती हूँ। तो इसलिए बीजेपी से तो शायद कभी भी मुझे ऑफर ना आए और ना ही कांग्रेस से आया है, क्योंकि हमने सड़कों पे खड़े होकर उनके भ्रष्टाचार का विरोध किया। उनके साथ फिर आप मिलना भी चाहती थी, वो अलग बात है। अच्छा, ये जो है आपका जो ये हल्का है मशरकी दिल्ली का, ईस्ट दिल्ली का, जी, ये कितना मुश्किल है आपके लिए कैंपेनिंग के दौरान भी और वैसे भी? किस तरह का इलाका आपको महसूस होता है? देखिए, जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है ये बहुत ही मिक्स्ड इलाका है। इसमें हर तरह के, हर तबके के, देश के हर हिस्से के लोग हैं। एक तरफ तो इसमें जैसे आज हम जहाँ पे हैं, ये विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, ये काफ़ी एक दिल्ली के पौष इलाकों में से एक है, ईस्ट दिल्ली के पौष इलाकों में से एक है। तो एक तरफ विवेक विहार, प्रीत विहार जैसे इलाके हैं, दूसरी तरफ यहीं पर त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी जैसी रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं जहाँ पे बहुत ही निचला तबका रहता है। यहाँ पे झुग्गियाँ भी हैं। ओखला जैसा एरिया है जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है।
दूसरी तरफ कृष्णा नगर, जंगपुरा जैसे एरिया हैं जो बेसिकली पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनकी रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं। तो बहुत ही एक डाइवर्स, मैं कहूँगी ईस्ट दिल्ली बेसिकली एक मिनी दिल्ली और एक मिनी इंडिया है। तो कितना मुश्किल है आपके खिलाफ जो लोग हैं, जो खड़े हुए हैं, वो आपके लिए कितना मुश्किल क्रिएट करेंगे? जैसे गौतम गंभीर बहुत अच्छे क्रिकेटर है, उनका नाम घर घर आसानी से पहुंच गया होगा। अरविंदर सिंह लवली भी इस इलाके के पुराने रहे हैं, मेरे ख्याल से पहली बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी शायद। तो वो जो है, तो आपका मुकाबला इनमें से किससे हो रहा है? देखिए, कांग्रेस ने तो अपने लिए दिल्ली की राजनीति में तीसरे स्थान को रिजर्व करके रखा हुआ है। चाहे वो निगम का चुनाव हो, चाहे 2 बारी हुआ विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई है। 2015 के चुनाव में तो कांग्रेस की तकरीबन 90% सीटों पे जमानत भी जब्त हो गई थी। दूसरा, यहाँ पे खासकर अरविंदर सिंह लवली हैं। अरविंदर सिंह लवली जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो भी एंटी बीजेपी वोटर है, जो भी एंटी मोदी वोटर है, वो लवली जी को वोट ही नहीं दे सकता। लवली जी तो देखिए यही नहीं डिसाइड कर पाए हैं वो कौन सी पार्टी में है। कांग्रेस से लड़ रहे हैं ना वो तो। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में चले गए, फिर वो वापस कांग्रेस में आ गए, और अब फिर से ऐसा सुनने में आया है कि 1 महीने पहले तक वो ये कह रहे थे कि अगर हमें टिकट नहीं मिलती है तो हम बीजेपी में वापस चले जाएंगे। अब बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको अमित शाह ने अपने हाथों से पार्टी ज्वाइन कराई, एक ऐसा व्यक्ति जो शायद हारने के बाद फिर से बीजेपी में वापस चला जाए, उसको कोई एक एंटी मोदी वोटर क्यों वोट देगा? नहीं, इलेक्शन में तो लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं। आपकी पार्टी से भी काफ़ी लोग जो है दूसरी पार्टियों में इधर गए हैं, कुछ एमएलएज भी गए हैं और ख़ासतौर से बीजेपी में गए हैं। तो ये क्या लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि कोई, चलिए मानिए एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया, लेकिन पहले यहाँ, फिर वहाँ, फिर वापस, फिर अभी चौथी बार बीजेपी में वापस। आप देखिए, हमारा तो मानना है कि ईस्ट दिल्ली में अमित शाह ने एक उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, अमित शाह ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं, एक गौतम गंभीर और एक अरविंदर सिंह लवली। तो आपको दो से मुकाबला करना पड़ रहा है यानी कि? देखिए, अरविंदर सिंह लवली तो मुकाबले में नहीं है। अरविंदर सिंह लवली, अगर आप अभी बाहर सड़क पर भी जाइएगा तो अरविंदर से आप 10 लोगों से अगर पूछिएगा कि वो किसको वोट देने वाले हैं, 10 में से शायद कोई एक व्यक्ति होगा जो कांग्रेस का नाम ले ले। आज कांग्रेस दिल्ली से गायब है, पूर्वी दिल्ली से तो डेफिनेटली गायब है। गौतम गंभीर हम मानते थे कि शायद एक चुनौती हो सकते हैं। आपने ही जैसे कहा कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं, काफ़ी जाने माने खिलाड़ी हैं, सभी उनके फैन रहे हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि जब से वो राजनीति में आए हैं, राजनीति एक ऐसा खेल है जैसे जो समझते थोड़ा कम है। खुद उन्होंने मंच से कहा कि उन्हें अपनी एक इंटरव्यू के, एक डिबेट की तैयारी करने के लिए 2.25 साल का समय चाहिए। अगर आपको 2.25 साल का समय चाहिए एक डिबेट की तैयारी के लिए, तो आप 2.25 साल के बाद इलेक्शन लड़िए ना, अभी क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, वाकई उनको तो वाकई उनका इम्तिहान है। अगर उनको किसी पिच पर खिला दिया जाए तो वो बहुत अच्छी तरह खेल देंगे। बिल्कुल सही बात है, पर हम उनके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलने जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि क्रिकेट की मास्टरी उनकी है। उनको भी राजनीति ऐसे लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए जिन्हें राजनीति करना आता है। अच्छा आतिशी जी, अगर आप जीत जाती हैं तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? देखिए, दिल्ली को लेके करप्शन जो बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस पर आम आदमी पार्टी को लोगों का बहुत बड़ा समर्थन मिला, बहुत बड़ी हिमायत मिली, लेकिन वो मुद्दा अभी कहाँ पर है? कैसे, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, आप अभी पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे थे कि हम पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए क्यों लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भी पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ना जरूरी है। वरना आप देखिए, जो एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के पास 1992 से रही, जब से दिल्ली में पहली बार चुनी हुई सरकार बनी, उसी एंटी करप्शन ब्रांच को केंद्र की सरकार ने छीनकर अपने हाथों में ले लिया, सीआरपीएफ भेज के अपने हाथों में लिया। सर्विसेज जिसके माध्यम से हम एक्शन ले सकते हैं भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ, वो सर्विसेज भी अपना केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी एक्शन कैसे लेगी जब केंद्र सरकार अपनी पावर यूज करते हुए एक के बाद एक दिल्ली की सरकार की पावर लेती जाएगी। अब देखिए, ये सब जो केंद्र सरकार के एक्शन है क्यों संभव हो पा रहे हैं? वो क्यों एक के बाद एक दिल्ली की सरकार की पावर छीन लेते हैं? वो क्यों एक के बाद एक दिल्ली की सरकार के काम को रोक रहे हैं? क्योंकि दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है।
आज हम पूर्वी दिल्ली में खड़े हैं, आप यहाँ के किसी भी इलाके में जाइए, आप कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी में जाइए जो यहाँ पे निचला तबका रहता है, वहाँ की महिलाएं इसलिए परेशान हैं क्योंकि इलाके में नशा बिकता है, वहाँ पे नकली दारू बिकती है, इसलिए वो घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं। आप विवेक विहार जाइए, आप वसुंधरा एनक्लेव जाइए, आप मयूर विहार जाइए। मुझे एक महिला ने कुछ दिन पहले कहा कि मैं अगर रात हो जाए मैं अपने घर के सामने की डीडीए मार्केट में ब्रेड और अंडा नहीं खरीदने जा सकती क्योंकि इतना अनसेफ है यहाँ पे, इतनी चेन स्नैचिंग होती है, इतनी मोबाइल स्नैचिंग होती है। जब दिल्ली की पुलिस मोदी जी के अंडर आएगी, प्रधानमंत्री जी के अंडर आएगी, मोदी जी छोड़ दीजिए, आप किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, देखिए आपके साथियों को पता चल गया कि यहाँ भारतीय पार्टी वाले आ गए थे, तो देखिए कितनी भीड़ लग गई है अचानक, जबकि हम आपको अकेला लेकर आए थे बात करने के लिए, तो आपके साथी भी यहाँ आ गए। देखिए यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र आप देखिए, एक तो रेल्म ऑफ आइडियाज में होता है, आइडियोलॉजी में होता है, और दूसरा ज़मीनी तौर पर भी होता है। ज़मीनी तौर पर भी जो हमारी अलग अलग विचारधाराएं हैं उनका आमना सामना। अच्छा, एक आप लोग मानते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो आपको आपकी तरफ झुकते हैं, तो अब ये देखिए रोज़े शुरू हो गए हैं, तो रमज़ान के इसमें आपको लगता है 12 मई को जब अगर धूप ऐसी शदीद वगैरह हुई तो किस तरीके से लोगों को निकालना जाए बाहर? क्योंकि अभी मैं देख रहा था आपके वहाँ खड़ा था एक रेडी वाला था, वो बेचारा अभी अपना सब्जी वब्जी लेके जा रहा था और उसने कहा कि मैं 11-12 बजे तक कुछ मेहनत करूंगा, उसके बाद घर आके बैठूंगा क्योंकि रोज़े से हूँ। तो कैसे मतलब रमज़ान में क्या वाकई वोटिंग पे असर पड़ेगा? देखिए, एक तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे, इस रमज़ान के पाक महीने की। मेरा तो मानना है कि इस बार वोटिंग होगी और वोटिंग भारी मात्रा में होगी। रमज़ान के बावजूद, रोज़े रखने के बावजूद लोग घरों से इसलिए निकल के आएंगे क्योंकि आज देश का हर तबका मोदी की तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि इस चुनाव में वोट ना अगर हम नहीं डालेंगे और मोदी और अमित शाह की जोड़ी जीत जाती है तो फिर ना हम अपने आप को माफ़ कर पाएंगे, ना इतिहास अपने आप को हमें माफ़ कर। नहीं, वैसे भी जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत को बनाए रखने के लिए वोट डालना बहुत ज़रूरी है, और हम ये तहरीक भी चला रहे हैं कि बटन दबाओ देश बनाओ। आतिशी जी, आपने हमसे बात की, न्यूज़ 18 उर्दू से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत बिजी शेड्यूल है और 2-3 दिन रह गए हैं लोगों तक पहुँचने के लिए। हमारी नई ख्वाहिशात है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।